अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद से और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। तो सबसे पहले तो आप भाई सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भाई सबने साथ दिया, क्योंकि आप भाइयों का भाई बहुत प्यार है। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमसे ज़्यादा तो भाई आप परेशान हो रहे थे, क्योंकि मैंने देखा है भाई सारे लोग थे मेरे साथ जो ऐड थे इंस्टाग्राम पर, दूसरे चैनल पर भी है भाई, क्योंकि आपने बोला कि फुल सपोर्ट है आपको। तो ऐसे जो भी है मतलब कि बस भाई आप लोगों का प्यार है और बहुत शुक्रिया। ये भाई हैक हुआ था तो रिक्वेस्ट की थी यूट्यूब वालों को, तो ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। बहुत भाई परेशानी तो थी, खैर हो गया। तो भाई देखते हैं, क्योंकि काफ़ी चेंजिंग आई है। हमने तो भाई 1-2 दिन वीडियो नहीं बनाई, तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले तो भाई है इफ़ टर्की रेज कश्मीर इंडिया विल रेज इस। हाँ, तो देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और चलते हैं भाई वीडियो की जानिब। और लास्ट ये है कि मैं लिंक दूंगा भाई दूसरे चैनल का जो बैकअप है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर कोई इशू होता भी है कल को फिर या जो भी उस पर हम आ जाए होंगे एक्टिव, और वो एक्टिव रहेगा, रोज़ उस पर भी वीडियो आएंगी। तो चलो वीडियो करते हैं भाई शुरू। नमस्कार, वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर टर्की बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाएगा तो हम साइप्रस का मुद्दा उठाएंगे, और कश्मीर के मुद्दे में भारत का स्टांस बहुत स्ट्रांग है, साइप्रस के मुद्दे में टर्की बहुत कमजोर है ना। यहाँ पर आप देख पाओगे रिसेंटली जयशंकर साहब ने डायरेक्टली टर्की के जो काउंटर पार्ट है, मतलब कि टर्की के जो विदेश मंत्री हैं, डायरेक्टली इनके सामने साइप्रस का मुद्दा डिस्कस किया ना। ये मैटर करता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम देखिए बस साइप्रस के प्रधानमंत्री या फिर विदेश मंत्री से मिले, कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। हम डायरेक्टली टर्की के पास गए, उनको कहा कि आप चलो कश्मीर की खूब बात करते हो। एर्दोगान रिसेंटली यूएन में खड़े हुए और बिना वजह इन्होंने ये कह दिया कि कश्मीर में मैं परमानेंट सोल्यूशन चाहता हूं, जबकि इंडिया ने कई बार एर्दोगान को ये डायरेक्टली बता रखा है कि कश्मीर एक बायलैटरल इशू है जो इंडिया पाकिस्तान आपस में सॉल्व करेंगे। तो सिंस टर्की को ये लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, जयशंकर साहब ने डायरेक्टली टर्की से बात करी है कि चलिए हम बात करते हैं साइप्रस के बारे में, कि साइप्रस की यूनिफिकेशन कब होगी, कब अपनी जिद आप साइप्रस पे छोड़ोगे ना। ऑब्वियसली यहाँ पर आप जानना चाहोगे साइप्रस विवाद है क्या, इसको काफी बार इंडिया पाकिस्तान से कंपेयर क्यों किया जाता है। बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जी कजाकिस्तान ने फिर से अपनी कैपिटल का नाम चेंज कर लिया है। आपको बताना है कि कजाकिस्तान का जो कैपिटल है ये कौन सा शहर बन चुका है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, हेरात, खरकिव, नूर सुल्तान या फिर अस्ताना। बहुत टॉपिक ये न्यूज में है, कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। अच्छा, मैंने देखा था कि बहुत टाइम पहले जब मैं कभी नेटो पर वीडियो बनाता था तो लोग एक काफी इनोसेंट सवाल पूछते थे कि सर अगर मान लीजिए 2 नेटो कंट्रीज आपस में लड़ पड़े तो क्या होगा, क्योंकि नेटो का तो सिद्धांत है ना कि एक नेटो कंट्री पे अटैक तो आर्टिकल 5 हो जाएगा एक्टिवेट, तो मतलब कि सारे जो नेटो कंट्रीज हैं मिलकर उस कंट्री को डिफेंड करेंगे। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं, 1974 ये वो साल था जब 2 नेटो देश ग्रीस और टर्की ऑलमोस्ट एक दूसरे पर वॉर करने वाले थे। और देखिए यहां पर सिनेरियो ये होता, अगर टर्की पहले अटैक करता ग्रीस पर तो सारे नेटो कंट्रीज मिलकर पिटाई करते टर्की की, क्योंकि नेटो एक ऑफेंसिव ग्रुप नहीं है, ये एक डिफेंसिव ग्रुप है। तो जो भी यहां पर मेंबर पहले अटैक इनिशिएट करेगा उसको माना जाएगा अग्रेसर, और उस पर बाकी कंट्रीज मिलकर अटैक करेंगे। अब यहां पर आप कहोगे मगर ऐसा हुआ भी क्यों था, 1974 में क्या हो गया कि नेटो अचानक से कमजोर दिखने लग गया, और ग्रीस और टर्की जिन्होंने नेटो को ज्वाइन किया था 1952 में, इन्होंने एक दूसरे पर ऑलमोस्ट मैं कहूंगा वॉर ही डिक्लेयर कर दी थी। वेल ये सारी कहानी स्टार्ट होती है ऑटोमन एम्पायर से। यहाँ पर आप देख पाओगे वर्ल्ड मैप पे, ये आपके सामने है ऑटोमन एम्पायर, जिसका वैसे सर्वनाश हो गया था वर्ल्ड वॉर 1 के एंड में, मगर ऑटोमन एम्पायर अपनी पीक पर इतना बड़ा था। अब ओटोमन एम्पायर को आप अगर देखोगे तो आपको दिखेगा बीच में यहाँ पे है टर्की, और टर्की के साउथ में आपको एक टापू दिखेगा। ये जो टापू आपको दिख रहा है ना, ये है साइप्रस का टापू। ये टापू ओटोमन एम्पायर के अंडर था, मगर उससे पहले आप अगर देखो तो ये आइलैंड था ग्रीस के अंडर।
तो आधे लोग इस टापू पर मुसलमान थे टर्किक ओरिजिन के, आधे लोग यहाँ पर क्रिश्चियन थे ग्रीक ओरिजिन के। जब वर्ल्ड वॉर 1 का अंत हुआ, ऑटोमन एम्पायर का विनाश हो गया, यूके वर्ल्ड वॉर 1 जीत गया, यूके ने इस टापू पे कब्जा कर लिया और इस टापू को बना लिया अपनी कॉलोनी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1914 में साइप्रस अनेक्स्ड बाय ब्रिटेन आफ्टर मोर देन 300 years ऑफ ओटोमन रूल। उसके बाद ऑब्वियसली साइप्रस के लोगों ने कोशिश करी कि उनको आजादी मिले, ब्रिटेन इनका देश छोड़ के जाए, मगर ब्रिटेन ने यहाँ पर एक बहुत ज्यादा क्लेवर चाल चली। ब्रिटेन ने कहा कि चलो ठीक है, साइप्रस के लोगों को आजादी तो चाहिए ना, ठीक है हम आजादी दे देंगे, मगर ब्रिटेन आजादी के साथ साथ इस टापू में बंटवारा भी डालने वाला था। ब्रिटेन ने क्या किया, चुपके से आराम आराम से जो यहाँ पे मुस्लिम और क्रिश्चियन यहाँ पे कम्युनिटीज थी, इनमें डिफरेंसेस प्रमोट करने स्टार्ट कर दिए। और इवेंचुअली क्या हुआ, यहाँ पर दंगे होने शुरू हो गए। साइप्रस रिलीजन के आधार पर बढ़ गया। जो यहाँ पर ग्रीक क्रिश्चियन थे ये साउथ की साइड चले गए, इस साइड जो मुसलमान टर्क थे वो नॉर्थ में चले गए। और फिर यहाँ पर 1960 में ब्रिटेन ने इस टापू को बिल्कुल बटा छोड़ दिया और कहा कि देखिए यहाँ पे तो बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, बहुत टेंशन्स हैं, हम इसका पार्ट नहीं बनना चाहते। और फिर सिचुएशन को कंट्रोल यहाँ पर किया नहीं गया। इवेंचुअली टर्की ने जो नॉर्थ में यहाँ पर रह रहे थे मुसलमान, उनका सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। ग्रीस ने साउथ में जो यहाँ पे क्रिश्चियन रह रहे थे उनका सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और यहीं से साइप्रस का बंटवारा स्टार्ट हो गया। नॉर्थ का जो एरिया था यहाँ पर ये बन गया नॉर्थ साइप्रस, साउथ का जो एरिया है ये बन गया साउथ साइप्रस। एक्चुअली साउथ साइप्रस हम यूजुअली कहते हैं समझने के लिए, मगर जो साउथ का एरिया है ये एक्चुअल रियल साइप्रस है। और 1974 में टर्की ने अपनी सेना भी यहां पर भेज दी। टर्की ने कोशिश करी इस पूरे इलाके को कब्जाने की। ग्रीस ने वार्निंग दी कि अगर टर्की पीछे नहीं हटा तो यहाँ पे वॉर स्टार्ट हो जाएगी। और इवेंचुअली यूएन को बीच में आना पड़ा और फिर जाकर हम देख रहे हैं तब से लेकर अब तक एक स्टेटस को बना हुआ है। ये खूबसूरत टापू जो टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन बन सकता था, एक रिलीजियस स्ट्रगल से गुजर रहा है। जहां पर नॉर्थ का जो पार्ट है इसको टर्की चाहता है कि अलग सेपरेट कंट्री बना दे नॉर्थ साइप्रस के नाम से, मगर जो साउथ के लोग हैं वो चाहते हैं कि पूरा आइलैंड इकट्ठा आ जाए और इस आइलैंड की यूनिफिकेशन हो जाए। तो टर्की के लिए वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? टर्की के लिए वर्स्ट केस सिनेरियो है कि साइप्रस एक सिंगल कंट्री बन जाए। टर्की चाहता है कि यहाँ पे बंटवारा बना रहे और जो यहाँ पे टर्किक एथनिसिटी के साइप्रस के लोग हैं ये खुद का एक देश बना ले जिस पर टर्की का बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस रहेगा। तो अब आप यहाँ पर समझ गए टर्की को दर्द कहाँ पे होता है, इनकी दुखती नफ्स क्या है कि सीधा अगर कोई ये बोल दे कि साइप्रस में सॉवरेनिटी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पर फोकस करना चाहिए, टर्की गुस्सा हो जाता है। और इंडिया और ग्रीस इस मामले में आप समझ सकते हैं, ग्रीस भी चाहेगा कि साइप्रस का बंटवारा ना हो, साइप्रस एक सिंगल जो कंट्री है बना रहे। तो इंडिया ग्रीस के साथ मिलकर काफी बार कह चुका है कि साइप्रस की यूनिफिकेशन होनी चाहिए। जो टर्की कर रहा है साइप्रस में ये गलत है। इंडिया यूएस दोनों नॉर्थ साइप्रस जो है जिसको टर्की प्रमोट करता है एज ए कंट्री, इसको एक्सेप्ट नहीं करते। पाकिस्तान थोड़ा बहुत उसको प्रमोट करता है मगर पाकिस्तान ने भी अभी नॉर्थ साइप्रस को एक्सेप्ट नहीं किया। पॉसिबिलिटी है इन द फ्यूचर कि पाकिस्तान नॉर्थ साइप्रस को एज ए कंट्री मान ले। और अगर आप सोच रहे हैं कि भारत का जो ये सपोर्ट है साइप्रस की तरफ, ये साइप्रस के लोग नोटिस भी करते होंगे, टर्की के लोग नोटिस भी करते होंगे, अच्छे से नोटिस करते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ साइप्रस का न्यूज पोर्टल, ये यहाँ पे इस टाइप के आर्टिकल आते हैं। जब भी इंडिया का एम्बेसडर भी, इंडिया के जो हाई कमिश्नर हैं, ये भी जब कह देते हैं ना कि हमारा अनवेवरिंग सपोर्ट रहेगा साइप्रस के प्रति, ये लोग फील करते हैं कि इंडिया एक बड़ी पावर इनके पीछे है। इंडिया, यूएस, यूरोपियन यूनियन, उसके अलावा नेटो की ज्यादातर कंट्रीज, सब लोग चाहते हैं कि साइप्रस आइलैंड का बंटवारा ना हो जाए, यहाँ पर यूनिफिकेशन हो। तो इसलिए जयशंकर साहब रिसेंटली जो मिले हैं टर्की से, बात यहाँ पर करी है साइप्रस के इशू के बारे में। इन्होंने सीधा सीधा कह दिया होगा कि इवेंचुअली देखिए पुराने जो भी मनमुटाव थे उसको छोड़िए, दोनों साइड्स को इकट्ठा लाइए और ये जो आपने नॉर्थ साइप्रस की जिद पकड़ रखी है ये छोड़िए। तो देखो टर्की की ओवरऑल ग्रैंड पॉलिसी हर जगह यही है, बंटवारे करो, बांट दो, मतलब लोगों को अलग करो। इंडिया की पॉलिसी, ग्रीस की पॉलिसी यही है कि लोगों को मर्ज करो, लोगों को इकट्ठा लेके आओ। तो इंडिया का मैं कहूँगा बहुत अच्छा मूव है। और जैसे मैंने आपको बताया कश्मीर के इशू को लेकर हमारी इतनी वीक पोजीशन नहीं होगी जितनी टर्की की पोजीशन वीक है साइप्रस के इशू को लेकर। और जैसे मैंने आपको बताया सिंस टर्की नेटो का पार्ट है, तो जब तक ये लोग नेटो का पार्ट है ना तब तक ये साइप्रस में कुछ ज्यादा वॉर वगैरह भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर मान लो ये साइप्रस में मिलिट्री ज्यादा उतार देते हैं कभी, तो ग्रीस भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा। उस केस में देखिए नेटो नोटिस करेगा टर्की के एक्शंस को कि क्या टर्की ग्रीस पे अटैक करता है नहीं करता। तो टर्की के पास ज्यादा ऑप्शंस इस पर्टिकुलर केस में है नहीं ना। वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि रिसेंटली कजाकिस्तान,
क्या नया कैपिटल कौन सा शहर बना है? तो सही उत्तर यहाँ पे है अस्ताना। जी हाँ, कजाकिस्तान ने एक टाइम पे अपना जो कैपिटल है ये कर लिया था नूर सुल्तान, फिर अब नूर सुल्तान से वापस इनका जो कैपिटल है ये बन चुका है अस्ताना। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि रिसेंटली आपको पता होगा एसएससी सीजीएल ने बहुत सी ये वैकेंसीज निकाली है और अनअकैडमी के एसएससी कोर्सेज की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इवेंचुअली देयर विल बी अ प्राइस राइज, बहुत ही जल्द अनअकैडमी के एसएससी कोर्सेज महंगे हो जाएंगे। तो अगर आपको एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा एसएससी सब्सक्रिप्शन का डायरेक्ट लिंक, यहाँ पे आप कर सकते हैं क्लिक और यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं प्लस कोर्स या आइकॉनिक कोर्स। और यहाँ पे जो प्राइसेस लिखे हैं फॉर एग्जांपल 375 रुपीज़ पर मंथ, ये पे करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 और प्राइसेस यहाँ पर गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। यू कैन सेव योर मनी। याद रखिएगा, प्राइसेस इन कोर्सेज के बहुत ही जल्द बढ़ जाएंगे इन द नियर फ्यूचर। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भाई क्योंकि कल भाई सुना है, हमने देखा भी है, न्यूज़ सुनी है कि भाई जो तैयब अर्दगान है ये कश्मीर का इन्होंने इशू रेज़ किया है। ठीक है भाई, तो इससे हटकर ज़ाहिर सी बात है फिर इंडिया भी तो कवर करेगा इस चीज़ को। तो इंडिया ने जब देखा तो उन्होंने भाई अपना ये जो टाकू है उसके बारे में भाई बात कर दी कि नहीं, आप अगर ऐसा करते हैं तो भाई हम खुद इस चीज़ का जवाब देंगे। अब देख लें कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब खुद वहाँ पर भाई उन्होंने जाकर जो टर्की का एम्बेसडर है उनको भाई इसके बारे में बताया है। साइप्रस, हाँ बिल्कुल भाई उन्होंने बात की है। हाँ साइप्रस का तो एक पाकिस्तान और इंडिया का इशू है। जब भी अगर यूएन में इसकी बात होती है तो तब भी दोनों का मौक़िफ़ यही होता है पाकिस्तान और इंडिया का कि कोई बीच में नहीं आएगा, हम इसको खुद हल करेंगे। लेकिन देखा जाए जब हालात एक ख़राब होते हैं तो ज़ाहिर बात है फिर ऊपर से इंटरनेशनल कम्युनिटी वही एक एक्शन लेती है कि आप ऐसा ना करें या ये गलत है या सही है। लेकिन देखा जाए तो तैयब अर्दगान हमें एक नहीं पता था कि ये ऐसा मसला रेज़ करेंगे यूएन में जाकर, बिल्कुल भाई हैरानगी हुई है कि, लेकिन हैरानगी की बात भी नहीं है एक, क्योंकि अब देखा जाए तो पाकिस्तान के लोग इंडिया से तुर्की से काफ़ी एक तब से जब से इन्होंने इसराइल को तस्लीम किया है ना तब से मतलब कि इतना नहीं एक अच्छा समझते कि यार इन्होंने क्यों वैसा किया। लेकिन बात तो ये कि कश्मीर का मुद्दा यही उठाते हैं ना कि उधर एक अच्छे उनको असूल नहीं मिल रहा है या उनको अच्छी ज़िंदगी नहीं दे रहे, जुल्म हो रहा है। तो हमारे भाई खुद एक ऐसे हालात हैं जो कि एक नहीं रिकवर कर पाते ये, और कश्मीर का मुद्दा उठा देते हैं। पाकिस्तान तो अभी शायद नहीं इसमें मुलव्वस कि उन्होंने भी उठाया है, उन्होंने भी कुछ, उन्होंने तो ज़ाहिर बात उठाना ही है भाई, उन्होंने तो बोलना है उनकी, तो भाई उनके पास वो फूड सिक्योरिटी में उन्होंने उठा लिया था ये, तो चलो इधर तो खैर उन्होंने उठाना ही है। खैर हम तो इतने टच नहीं है इस दफ़ा क्योंकि वो इतना कोई ज़रूरी नहीं है, शायद कोई उधर बयान दिया वैसा। लेकिन दूसरी बात ये है कि बिल्कुल ये पाकिस्तान और इंडिया का मसला है, इसको वो अपने तरीके से जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये कि असल में शायद अर्दगान की थोड़ी सी वैल्यू पहले की निस्बत जो है ना वो थोड़ी कम हुई है। तो उसने कहा कि चलो अब ऐसे नहीं तो ऐसे, क्योंकि जब वो पहले ऐसे करता था ना तो उस वक्त जो है ना वो इधर पाकिस्तान की तरफ से उसको बहुत सपोर्ट मिलती थी। लेकिन अब देखो क्या रिजल्ट उसके नज़र आते हैं। तो शायद नहीं, अब पहले की तरह नहीं, जब से उन्होंने भाई सही भाई ने बोला कि जब तस्लीम किया है ना जब से, तो तब से काफ़ी चाहने वाले उनके इधर है ही नहीं। मैं तो यही बोलता हूँ क्योंकि जब से इन्होंने तस्लीम किया, पहले बहुत इसकी बातें होती थी, लेकिन किया हुआ था इसराइल को उन्होंने, लेकिन ये कि उसका जब से विजिट हुआ है ना वही ना कि भाई तब से कोई इधर नाम ही नहीं लिया जाता उनका। थोड़ा सा ना बहुत लोग इधर के जो है ना वो पीछे हट गए हैं कि ये क्या है, ये किस तरह के लोग जो है ना ये किस तरह कर रहा है, क्योंकि ये अपने आप को एक वर्ल्ड मुस्लिम लीडर के तौर पे लेके चला गया था। लेकिन बहरहाल एक जो है ना वो इसको अपने तरीके से जिस तरह अभी है, अभी तक तो खैर नज़र नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी शायद एक यही मुद्दा है और इसकी भी अब इधर पाकिस्तान में बहुत हद तक वैल्यू जो है ना वो कम हो गई है, कम हो गया भाई, मसले मसाइल बहुत है, नाम ही नहीं लेता कोई। भाई
हम तो खुद लोगों से भी पूछते हैं तो वो बोलते हैं भाई कश्मीर का क्या इशू उठाना, पहले अपना तो ठीक कर लें। अपने तो हमारे हालात ऐसे हैं कि भाई जान इधर आई हुई है, अटकी हुई है कि निकलने को है कि भाई, क्योंकि हालात ही ऐसे बने, इतनी महंगाई है कि भाई आप सो ही नहीं सकते। और इन लोगों को कुछ हया नहीं कि भाई बाहर जाकर भाई कश्मीर का इशू उठा रहे हैं। जो इशू उठाना है पहले भाई अपना तो हल करें, पहले अपने तो हल करें अपने। हाँ फ्लड आया हुआ है, लेकिन नहीं भाई, हम जो हमारा चल रहा है हम वही चलाएंगे, कोई एक दूसरे को नहीं देख रहा। आप डॉलर की प्राइस देख लें, 240 से ऊपर भाई चली गई होगी। परसों की मैं बात कर रहा हूँ, आज से 2 दिन पहले 240 पे था, लेकिन आज आप जाकर चेक कर लें भाई फिर ऊपर से ऊपर जा रहा है। लेकिन कर्जा आया, वो गया, जो चीज़ आती है इतनी भाई उन्होंने एड दी, इतनी एड दी है कि हम सोच नहीं सकते कि वो एड का नहीं पता कि वो एड गई किधर, मिली किसको, लेकिन फिर भी हमारी अकड़ नहीं जाएगी। एक चीज़ की समझ नहीं आई कि यूएन का इजलास हो रहा, पीएम मोदी साहब जो है ना वो उधर नहीं गए, ये वो मेंबर नहीं ना यूएन में। तो पाकिस्तान कौन सा मेंबर है पाकिस्तान, तो मेंबर तो सारे ही हैं, मेंबर सारे, सीट नहीं है उनके पास। सीट नहीं है, ये भी होनी चाहिए यार, इंडिया इतनी बड़ी पावर होगी या इतना शायद कोई मसला काफी ये सिस्टम चल रहा है, लेकिन अब इनके पास भी सीट आनी चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं ये कब्जा करके बैठे हुए हैं, इतना अरसा हो गया, देखना चाहिए कि भाई क्यों नहीं आ रही। तो खैर भाई उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।